Welcome to this video students. In this video we are going to learn about types of chemical reactions. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं what are the types of chemical reaction, describe it. तो यहाँ पे आंसर देखते हैं the different type of chemical reactions are first combination reaction, second is decomposition reaction, third is डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर हम मेनली 4 टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम साथ में देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम साथ में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में और थर्ड और फोर्थ के बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। अगर यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करूँ तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम उससे उल्टा है। ठीक है, ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एकदम उल्टा है, और किस तरीके से उल्टा है वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? तो रिएक्शन इन विच two or more compounds combine together to form a single compound is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चलता है कि कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, 2 या फिर 3 कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होगा और एक सिंगल चीज़ बनेगी तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वापस एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्शन इन विच two or more compounds combine together to form a single compound is known as combination reaction। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्विक लाइम, जिसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या क्विक लाइम है, उसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, जिसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस है वहाँ उसको हम नीचे केमिकल इक्वेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं, कैल्शियम और ये ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। वो प्रोसेस कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है H2O मतलब कि वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, तो क्या होगा? यहाँ पे बन रहा है CaOH ट्वाइस, ये होगा कैल्शियम, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ऑल्सो नॉन एज स्लैग्ड लाइम। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और उसके साथ साथ कुछ हीट भी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस समझाने के लिए हमें यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1.4 दी है, जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी यहाँ पे आपको क्या दी है? तो सबसे पहले यहाँ लिखा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आपको क्या करना है? थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है इन अ बिकर। इस बिकर के अंदर आपको थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। नेक्स्ट क्या करना है? स्लोली ऐड वाटर टू दिस। इसके अंदर आपको धीरे धीरे फिर पानी डालना है। फिर आपको बोला है टच द बिकर एज शोन इन द फिगर। फिर इस तरीके से आपको बिकर को टच करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? तो आपको कुछ टेम्परेचर में चेंजेस नज़र आए वो आपको देखना है। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिस्ट डाउन कर दिया है। ठीक है, वो आपको अच्छे से याद रखना है, जो आपको काफ़ी काम आएगा। सबसे पहला कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CaO। यहाँ से पता चल जाता है कैल्शियम ऑक्सीजन मतलब क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका अदर नेम भी क्या है? क्विक लाइम। उसको याद रखना है, क्विक लाइम मतलब क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे उसका यूज़ याद रखना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे जब कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम पानी डालते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल नेम है CaOH ट्वाइस विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम। अब क्या हुआ? जब हम इसको टच करते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम जब पानी बार डालते हैं उसके बाद जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, लेकिन फिर उसके बाद हम उसको टच करते हैं तब वो हमें गर्म लगता है। तो गर्म क्यों लगता है? क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस की वजह से कुछ हीट रिलीज होती है। ठीक है, वो हीट रिलीज होती है, उसके वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो हमें गर्म लगता है। तो यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर रेज इन रिएक्शन मीन्स हीट रिलीज, कि इस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है, हैंस इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दोनों टाइप, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे मेनली हमें क्या याद रखना है कि दो चीज़ें अगर कंबाइन होकर एक चीज़ बन रही है तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल उसके अंदर हम लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? बर्निंग ऑफ कोल।
अब देखो बर्निंग मतलब आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करवाना है, तो बर्निंग आया मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करवाएंगे। ऑफ कोल, और कोल मतलब क्या होता है कार्बन, तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की प्रोसेस करवाएंगे। और जब भी कोयले को बर्न किया जाता है तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बन रही है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं और सिर्फ बन रहा है एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल। हम यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, विच इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बीच में जब प्रोसेस होती है, दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं तब उन दोनों में से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है, वाटर मिलता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन बने कितने प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिला। तो दो सब्सटेंसेस के बीच जब भी रिएक्शन होकर जब एक ही चीज़ हमें मिलती है तब इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप याद रख सकते हो इजीली, दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स जब मिलते हैं और आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है, एक ही कंपाउंड मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ईजी है, नाम से भी आपको याद रह जाएगा। कॉम्बिनेशन मतलब दो या तीन चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन सिर्फ याद इतना रखना है कि उसका कॉम्बिनेशन होने के बाद जो भी चीज़ बन रही है वो सिर्फ एक ही चीज़ बन रही है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखते हैं, रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रोक डाउन टू गिव अ टू और मोर कंपाउंड इज नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इससे एकदम उल्टा, इसमें क्या हो रहा था कि दो तीन चीज़ें मिलके एक चीज़ बन रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक चीज़ में से दो तीन चीज़ें मिल रही है, ठीक है। एक चीज़ दिया है, एक कंपाउंड हमें दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, ब्रोक डाउन करना है। ब्रोक डाउन करके उसमें से दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड अगर मिलते हैं तो उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, वेन फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट मतलब क्या होगा, फेरस मतलब Fe और सल्फेट मतलब SO4, ठीक है। उसका केमिकल नेम होगा फेरस सल्फेट FeSO4। हीटेड इट डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज़ थी फेरस सल्फेट, उसको हमने गर्म किया तो क्या हुआ, वो डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होकर वो कितनी चीज़ें मिली, तीन चीज़ें मिल रही है यहाँ पे, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड आपको क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड, और थर्ड आपको क्या मिल रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसका केमिकल इक्वेशन आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे FeSO4 फेरस सल्फेट, उसमें से आपको हीट देना है मतलब गर्म करना है, ठीक है। गर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ मिल रही है, Fe2O3 मतलब कि फेरिक ऑक्साइड, फिर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, ये वाली जो प्रोसेस है उसको आपको एक्टिविटी 1.5 के द्वारा समझाई गई है, जो हम नीचे देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.5, यहाँ पे क्या दिया आपको एक्टिविटी में, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब है, उसके अंदर आपको क्या करना है, 2 ग्राम जितना फेरस सल्फेट लेना है, फेरस सल्फेट FeSO4 लेना है 2 ग्राम जितना इस बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब मतलब क्या होता है, वो टेस्ट ट्यूब जैसा ही होता है, लेकिन बॉइलिंग ट्यूब मतलब ऐसी ट्यूब होगी जिसको अगर गर्म भी किया जाए तो उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम फेरस सल्फेट का कलर नोट डाउन करना है, उसके बाद क्या करना है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। फिर उसके बाद जो इसके अंदर हमने जो फेरस सल्फेट भरा है उसको फिर हमें बर्नर का यूज़ करके गर्म करना है। नेक्स्ट करना है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर द हीटिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर था FeSO4 फेरस सल्फेट था, उसको हमने क्या किया, गर्म किया, ठीक है। यहाँ पे हीट दी और उसको हमने गर्म किया, तो वो क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया, ये तीन चीज़ें बन गई, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बन गई मतलब FeSO4 है वो गायब हो गया, ठीक है। FeSO4 जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें बोला था कि नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, ठीक है। लेकिन प्रोसेस होने के बाद इसके अंदर अब फेरस सल्फेट नहीं रहा, अब क्या रहा, फेरिक ऑक्साइड रहा, सल्फर डाइऑक्साइड रहा और सल्फर ट्राइऑक्साइड रहा। तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है। तो प्रोसेस जब होती है तो पहले स्टार्टिंग में था फेरस सल्फेट, तो हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा कलर दिखेगा, ग्रीन कलर दिखेगा।
लेकिन जब उसको गर्म करेंगे तब उस प्रोसेस होने के बाद बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। तो फिर हमें अब टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा कलर दिखेगा, ब्राउन कलर दिखेगा। ओके, और नेक्स्ट हमें ये भी याद रखना है कि यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। अब सल्फर डाइऑक्साइड की ऑर्डर की वजह से हम उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ पे बनता है तब उसकी बहुत ही अलग टाइप की ऑर्डर आती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई और गैस भी बन रहा है, और वो गैस कौन सा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया कि फेरस सल्फेट को हम जब गर्म करते हैं तब वो इस 3 प्रोडक्ट के अंदर डीकम्पोज होता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और कार्बोनेट मतलब CaCO3, तो उसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaCO3 हीटेड इट डीकम्पोज टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और दूसरा उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ पे हमने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का भी एक नाम है विच इज़ लाइमस्टोन। तो ये भी आपको याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम। तो यहाँ पे हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी खत्म होती है। आपको समझ आ गया होगा कि दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टी प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इजी प्रोसेस है, दोनों एक ईजिली आपको याद रह जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है बाजू में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बाजू में 3 टाइप्स, तो इसके अंदर भी 3 टाइप है, वो जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। 3 टाइप्स किस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, फेरस सल्फेट को हीट दी थी, गर्म किया था, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बनी थी। तो कभी कभी गर्म करके भी उसको डीकम्पोज किया जा सकता है, और कभी कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके उसको डीकम्पोज करते हैं, और कभी कभी सनलाइट की प्रेजेंस में भी कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम उसको हीट दे रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, या फिर सनलाइट दे रहे थे, उसको उसके ऊपर से उसके 3 टाइप्स आ रहे हैं, वो जो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है, उसके ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन याद रखनी है, और उसके ये 2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और सेकंड उसके बाद हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ज़्यादातर एक जैसे ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। आगे हम देखते हैं क्या उसमें डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले यहाँ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो रिएक्शन इन विच a more active element displaces less active element from its compound are called displacement reaction, ठीक है। नाम से ही पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और किन चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होगा ना, वो कम एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आयरन है Fe, ठीक है, उसको हम जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं ना, तो क्या होता है, जो कॉपर और ये सल्फेट के बीच जो बॉन्ड होता है, ठीक है, जिस दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग अगर Fe और SO4 के बीच की बॉन्डिंग से वीक होती है, ठीक है, Cu जब SO4 के साथ जुड़ता है तब जो बॉन्ड बनता है उससे Fe काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। इसलिए क्या होगा कि Fe यहाँ से यहाँ आ जाएगा और SO4 के साथ बॉन्ड बना लेगा, और Cu वहाँ पे Fe की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस किस का हो रहा है, Fe और Cu का। Fe यहाँ से Cu के पास चला गया, और Cu वहाँ से हट के यहाँ Fe के पास चला गया। यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Cu। तो यहाँ पे Fe यहाँ पे SO4 के साथ रिएक्शन करके उसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, FeSO4, और यहाँ से Cu अलग हो जाएगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ लास्ट में क्या बचेगा, Cu। ये वाला प्रोसेस समझाने, ये वाला रिएक्शन समझाने के लिए आपको एक्टिविटी 1.9 दी है, वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 1.9, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। अब यहाँ पे 3 आयरन नेल्स क्यों लेनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 आयरन नेल्स के ऊपर हम रिएक्शंस करेंगे, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद आयरन नेल्स के साथ जो होता है वो हम तीसरी आयरन नेल के साथ यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है।
3 आयरन नेल लिए, उसमें से 2 आयरन नेल के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर तीसरी के साथ उसको कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया आपको, टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, एक को नाम देना है ए और दूसरी को नाम देना है बी। फिर क्या करना है कि दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 10 ml जितना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरना है। अब दोनों के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरना है तो फिर 2 टेस्ट ट्यूब क्यों ली, क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब को हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करेंगे, फिर जब हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म होगा तब हम उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब के साथ कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे कितना कितना चेंजेस हुआ है। ओके, इसीलिए यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा नेल भी ली और एक्स्ट्रा टेस्ट ट्यूब भी यहाँ पे ली हुई है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है। तो टाई 2 आयरन नेल्स विथ थ्रेड, जो दो आयरन नेल्स है उसको हमें थ्रेड के साथ टाई कर देना है। फिर इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फिर उसको क्या करना है, जो कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन मैंने लिया था उसके अंदर उसको डुबाना है। नेक्स्ट क्या करना है, उसको 20 मिनट्स के लिए रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम उसको 20 मिनट्स के लिए रख देंगे और 20 मिनट्स के बाद क्या होगा वो हम चेक करेंगे। तो 20 मिनट्स के बाद अगर हम इन आयरन नेल्स को फिर पुरानी आयरन नेल्स के साथ कंपेयर करते हैं तो इस तरीके का डिफरेंस हमें दिखता है। जो हमारी पुरानी आयरन नेल्स है वो यहाँ पे हमें दिख रही इस टाइप की होती है, जो नई आयरन नेल है वो यहाँ पे ब्राउन कलर की हो गई है, ठीक है। तो इतना चेंजेस आ गया। दूसरा सॉल्यूशन के अंदर क्या चेंज आया, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब रिएक्शन ख़त्म होती है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है, उसके बाद ये जो सॉल्यूशन होता है वो इस टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फेडिंग हुआ है, ठीक है, ये ज़्यादा ब्लू है और यहाँ पे जो ब्लू है वो कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूशन का भी फेडिंग हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ क्यों हुई, क्योंकि देखो यहाँ पे नेल थी उसके ऊपर क्या होते हैं, Fe आयरन के एटम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आयरन के एटम्स हम CuSO4 के पास आते हैं तब क्या होता है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। Fe यहाँ पे चला जाता है और Cu यहाँ पे चला जाता है। तो इस आयरन नेल के ऊपर जो भी Fe के एटम्स थे वो क्या हो गए, रिप्लेस हो गए Cu के साथ। तो यहाँ इसके ऊपर कौन से एटम्स आ जाएंगे, Cu के एटम्स आ जाएंगे, कॉपर के एटम्स हो जाएंगे। तो कॉपर का कलर होता है ब्राउन कलर का, इसलिए हमारी पूरी जो नेल है वो किस कलर की हो जाएगी, ब्राउन कलर की हो जाएगी। और नेक्स्ट अब देखो CuSO4 होता है ना वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जब रिएक्शन होती है उसके बाद क्या होता है, Cu यहाँ पे चला जाता है और Fe यहाँ पे आ जाता है। तो उसके बाद जो भी सॉल्यूशन बचा वो CuSO4 नहीं रहा, वो सॉल्यूशन कौन सा बन गया, FeSO4 बन जाता है। तो FeSO4 का कलर ब्लू नहीं होता है। तो जैसे जैसे ये वाला CuSO4 FeSO4 के अंदर कन्वर्ट होता जाता है वैसे ही वो अपना जो ब्लू कलर होता है वो लूज करता जाता है, ठीक है। और ये भी जो नेल होती है वो भी क्या करती है, कॉपर गेन करती जाती है, तो उसका कलर भी ज़्यादा ब्राउन होता जाता है और सॉल्यूशन का कलर कम ब्लू होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.9 का यूज़ करके हम ये वाली प्रोसेस समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, तो उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। रिएक्शन इन विच 2 आयोनिक कंपाउंड्स in the solution reacts by exchange of their ions to form new compound are called the double displacement reactions, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। Na मतलब सोडियम, SO4 मतलब सल्फेट, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम सल्फेट। और बेरियम क्लोराइड को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे AQ लिखा है, AQ मतलब उसका सॉल्यूशन होगा वाटर के साथ, और यहाँ पे भी AQ लिखा है उसका सॉल्यूशन होगा वाटर के साथ। तो यहाँ पे बन जाएगा BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या हुआ है, तो ये वाला जो Na है और ये वाला जो बी है आपको दिख रहा है वो दोनों एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या फ़र्क है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना दोनों कंपाउंड्स होते हैं। दोनों कंपाउंड्स मतलब यहाँ पे देखो कौन कौन डिस्प्लेस हो रहा है, Na और Ba डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे Na को देखोगे तो SO4 के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब कि वो कंपाउंड था। और यहाँ पे अगर आप Ba को देखोगे तो वो Cl2 के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो भी कंपाउंड था। तो जब दोनों कंपाउंड्स होंगे और आयंस अगर डिस्प्लेस हो रहे तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन उसी तरीके से अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर यहाँ देखते हो
तो Fe और Cu एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जब Fe को देखते हो तो Fe कैसा है, अकेला है, ठीक है, वो कंपाउंड नहीं है, सिर्फ एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट यूज होता है तो वहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस है, याद रखना है, जब दोनों कंपाउंड्स हो तब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जब एक एलिमेंट हो और दूसरा कंपाउंड हो तब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ओके, अब हम ये वाला जो एग्जांपल है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पे सोडियम और बेरियम दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये वाला एग्जांपल हम यहाँ पे एक्टिविटी 1.10 देख के समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी में आपको क्या दिया है, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लेना है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है आपको। सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग में क्या दिया है, सोडियम सल्फेट लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेकेंड ट्यूब, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको बेरियम क्लोराइड लेना है। यहाँ से आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि एक आपको सोडियम सल्फेट लेना होगा और दूसरा आपको बेरियम क्लोराइड लेना होगा। फिर दोनों को रिएक्शन करवाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आपको थर्ड स्टेप क्या दिया है, मिक्स द 2 सॉल्यूशन, कि इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दो। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। लेकिन ये जब हम प्रोसेस करेंगे, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, तब आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा कि व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट है वो क्या होगा, तो वो बेरियम सल्फेट होता है। यहाँ पे मैंने हर एक एक्टिविटी के नीचे लिखा है कि आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। तो आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ सको। ओके, तो यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर का बन रहा है वो क्या है, बेरियम सल्फेट है, ठीक है। बेरियम सल्फेट यहाँ पे बाजू में से भी आप देख सकते हो सॉलिड लिखा हुआ है, मतलब कि ये दोनों भले एक्वियस सॉल्यूशन हो, ये भी एक्वियस सॉल्यूशन हो, लेकिन ये बेरियम सल्फेट है वो क्या बनेगा, सॉलिड। और क्योंकि उसका कलर वाइट है तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वाइट कलर का पाउडर फॉर्म यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो भी एग्जाम्पल है वो इस एक्टिविटी के द्वारा आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि एलिमेंट दूसरे कंपाउंड का जो भी एक कम रिएक्टिव पार्ट होता है उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि दोनों कंपाउंड्स होते हैं और दोनों के अंदर जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन याद रखनी है और दोनों में एक एक एग्जाम्पल लिए जो भी बहुत ईजी है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने चारों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए, तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।